सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके बीच में फिर से प्रेजेंट हूं कल के टॉपिक का सेकंड पार्ट लेके, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़ेंगे। कल हमने नेचुरल मेथड्स पढ़े, हमने देखा कि किस प्रकार से नेचुरल मेथड्स में फेलियर रेट बहुत हाई होता है, लेकिन कोई डिवाइस यूज नहीं होता है, कोई मेडिसिन यूज नहीं होती है, और सबसे मेन चीज साइड इफेक्ट्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स में, जिसमें ढेर सारी मेडिसिन भी यूज होती हैं, डिवाइसेस भी यूज होते हैं, और साथ में आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से इसमें फेलियर रेट कम होता है और साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। कल मैंने आपको कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स के तरीके बताए थे याद करने के लिए, तो आज हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। मैंने आपको सर्जिकल मेथड तक लास्ट तक बताया था, लेकिन आज मैं आपके लिए लास्ट कुछ चीजें जैसे कि ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स, इंजेक्शंस, ये हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे वीडियो का और उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम कुछ जो मेन पार्ट्स हैं बाकी के आर्टिफिशियल मेथड्स के, उनको देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा ना और समझा और यही नोट्स बनाए, आपको अपनी एनसीईआरटी भी दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं। इज दैट ओके? चलिए देखते हैं बैरियर मेथड। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बैरियर मेथड। बैरियर किसे कहते हैं? बैरिकेडिंग। आपने सुना होगा, पुलिस वालों ने बैरियर लगा रखे हैं, सुना होगा ना। सेम बैरियर उसी को कहते हैं, यानी कि रुकावट लगाना, रोक लगाना। बैरियर मेथड में ध्यान से देखिएगा क्या लिखती है आपकी एनसीईआरटी। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। फिजिकल मीटिंग से यानी कि एक दूसरे के मिलन से, फर्टिलाइजेशन होने से बचाता है क्या? कौन? बैरियर मेथड। बोथ मेल एंड फीमेल्स, दोनों नर और नारियों के लिए है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्डम्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कॉन्डम्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्डम्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ध्यान से सुनिएगा, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, मेल कॉन्डम्स भी आते हैं। आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी तो मेल कॉन्डम है, उसका सबसे पॉपुलर ब्रांड जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो निरोध है। वो क्या है? निरोध है। और फीमेल्स के लिए जो आता है उसका नाम आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूं, उसको फेमिडोम कहते हैं। फीमेल कॉन्डम फेमिडोम, मेल कॉन्डम निरोध, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आगे, मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स। लेटेक्स एक मटेरियल होता है उसका, और थिन रबर, पतली रबर जो होती है उसके बने होते हैं कॉन्डम्स। कवर पेनिस इन मेल। मेल्स में जो पेनिस होता है, पेनिस को कवर करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? पूरा कवर करते हैं मेल पेनिस को, और फीमेल्स में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं। किसको? सर्विक्स और वेजाइना को कवर करते हैं फीमेल। नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्रॉम एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। समझ में आया? जैसे कि एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, इन सब से प्रोटेक्शन करते, प्रोवाइड कराते हैं। एंड एड्स लिखा है। आगे, डिस्पोजेबल। कैसे होते हैं ये? डिस्पोजेबल होते हैं, यानी कि यूज करके आप फेंक सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। सेल्फ इंसर्टेड, खुद पहन सकते हो, किसी और की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनना, सेल्फ इंसर्टेड, खुद यूज कर सकते हो, खुद पहन सकते हो, इसका मतलब आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है दस मेंटेन्स द प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ये एनसीईआरटी की लाइन से आप देख सकते हैं। आगे, अब कॉन्डम के अलावा अगला क्या है? डायफ्राम, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स। डायफ्राम, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स, सुनते रहिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं। कॉन्डम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं। मेड अप ऑफ रबर, ये रबर के बने होते हैं। अब थोड़ा बता दे रहा हूं, इसमें थिन रबर यूज होता है कॉन्डम्स में, जबकि डायफ्राम, वॉल्ट और सर्वाइकल कैप्स इसमें थोड़ा हार्ड या थिक रबर यूज होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्डम्स। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एंड इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है टू कवर द सर्विक्स। किसको कवर करने के लिए? सर्विक्स को कवर करने के लिए। वेजाइना के बाद, वेजाइनल कैनाल के बाद और यूट्रस से पहले बीच में एक पार्ट आता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ब्लॉक स्पर्म एंट्री, स्पर्म्स की एंट्री को रोकता है। किसकी एंट्री को रोकेगा? स्पर्म्स की एंट्री को। कहां रोकेगा? यूट्रस में जाने से। रीयूजेबल, कैसा है? रीयूजेबल है, एक के बाद आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल। डू नॉट प्रिवेंट एसटीआईज, मेन पॉइंट क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस को नहीं प्रिवेंट करेगा बच्चा लोग, नहीं प्रिवेंट करेगा। ये कौन? डायफ्राम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स, टोपी जैसे होते हैं। कॉन्डम इस शेप का होता है, आप वीडियो के थंबनेल में भी देखना, इस शेप के होता है कॉन्डम्स, और ये वॉल्ट वगैरह ये जो होते हैं सर्वाइकल कैप होते हैं, इस शेप के होते हैं, टोपी जैसी होती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। सेकंड जो हमने पढ़ा था स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, बहुत सारी स्पर्मिसाइडल यानी कि स्पर्म को मारने वाली क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ये अलग-अलग टाइप से ट्यूब्स और लोशंस आते हैं। इनका इस्तेमाल करते हैं, आर यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर मेथड, इनके साथ इसका इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी।
कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी साफ पता चलता है स्पर्मिसाइडल यानी कि स्पर्म को मारने वाली क्रीम्स होंगी, जेलीज होंगी या फिर लोशंस होंगे या फोम्स होंगे, इसकी हेल्प से भी हम बेरिंग मेथड के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पर्म खत्म हो जाए, मर जाए, ताकि वो अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन ना करें और प्रेगनेंसी के चांसेस ना हो। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज आईयूडीज, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। अब ध्यान से देखिएगा, दो प्रकार की होती हैं, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, एक होती है मेडिकेटेड आईयूडीज और एक होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। सो मेडिकेटेड आईयूडीज के बारे में केवल आपकी एनसीईआरटी में इतनी सी लाइन लिखी है कि मेडिकेटेड आईयूडीज का एक एग्जांपल है लिपल्स लूप। क्या नाम है उसका? लिपल, एल से है नाम, लिपल्स लूप। एंड नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज दो टाइप की होती है डियर, हार्मोनल आईयूडीज और दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। किससे बोल रहा हूं? हार्मोनल आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोनल आईयूडीज क्या होती है? हार्मोनल आईयूडीज के बारे में बात कर रहा हूं, इसके दो एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। ये दो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और क्या करता है? मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। यानी कि जो यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है, जहां पे बेबी या फिर जाइगोट इंप्लांट होता है, रहता है, आपने देखा होगा फोटो में ऐसे बेबी लेटा रहता है, वो यूट्रस के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है। सो उस जगह को इम्परफेक्ट बना देता है इंप्लांटेशन के लिए। इंप्लांटेशन यानी कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, तो जाइगोट जब फॉर्मेट होता है तो वो जाकर सीधे इंप्लांट हो जाता है आपका यूट्रस की वॉल पे। अब वो कैसे होता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ब्लास्टुला ग्लेस्टुला सब समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा जब आगे की वीडियोस में। अभी आप खाली इतना समझें कि वहां जाके इंप्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है और धीरे धीरे वहीं उसका डेवलपमेंट होता है। तो वो उस जगह को इनसुटेबल बना देता है। कैसे बनाता है अभी मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल में यहीं पे समझाऊंगा, हार्मोनल का जादू कैसा हार्मोन का। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। हॉस्टाइल किसे कहते हैं? हॉस्टाइल कहते हैं शत्रु, दुश्मन, शत्रुता, यानी कि स्पर्म्स के लिए अनकंपैटिबल बना देता है, यानी कि स्पर्म्स आएंगे तो वहां मार दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, शत्रुतापूर्ण व्यवहार बना देता है सर्विक्स में। किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यानी कॉपर रिलीज करने वाले, Cu7 CuT, कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। ये कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दे रहा हूं एग्जांपल, ऐसे जनरली कोई टीचर दिखाता नहीं है, मेरे पे जुगाड़ है तो मैं छाता से आपको दिखाता हूं किस प्रकार से कॉपर टी वर्क करता है। इसको फीमेल में इंसर्ट किया जाता है, वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स होता हुआ अंदर जाता है। कोई लिखा है, देखो मैं बता दे रहा हूं आपको कुछ आईयूडीज के बारे में पहले। इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन यूट्रस टू वेजाइना। डॉक्टर्स और नर्सेस या फिर एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है अंदर यूट्रस में। आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट डिले प्रेगनेंसी। एनसीईआरटी लिखती है जिनको देर में चाहिए प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, यानी कि कुछ समय बाद बेबी चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सारे नारे भी निकाले थे, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, सुना होगा आपने, होता है ना। सेम इसी वे में वो फीमेल है, कोई मशीन नहीं है कि धकाधक फायरिंग करवाओगे, समझ में आ रहा है? एक गैप चाहिए होता है फीमेल को, हर फीमेल की बॉडी को भी गैप चाहिए होता है, सेम वे में। तो स्पेस चिल्ड्रन यानी कि दोनों बच्चों के बीच में गैप मेंटेन करने के स्पेस चिल्ड्रन। अब देखिएगा क्या होता है, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट कराएगा कोई नर्स या डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट इंसर्ट कराएगा, और जैसे ही कॉपर टी इस शेप का होता है, इस शेप का होता है कॉपर टी, ऐसा कुछ होता है कॉपर टी। जब इस शेप का होता है कॉपर टी, देखिए जब उसे अंदर इंसर्ट करते हैं, अंदर इंसर्ट करने के बाद वो खुल करके इस शेप का हो जाता है, टी शेप का, और यूट्रस में जाके, यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग में जाके कुछ इस प्रकार से बस जाता है, और ऐसे वो पूरा छतरी बना करके पूरे यूट्रस के पाथ को रोक देता है। अब किस प्रकार से काम करता है जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये है, ये हमारा कॉपर टी है। अब हमने इसे धीरे धीरे अंदर इंसर्ट करा, ऐसे इंसर्ट करते हैं अंदर, क्योंकि खुल के तो जाएगा नहीं, और जैसे अंदर गया, अंदर यूट्रस में जाते हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। दिख रहा है आपको? हमने क्या करा, कॉपर टी को ओपन कर दिया। अब क्या करना भैया, जब वापस बाहर तो निकालना पड़ेगा, हमें जब अगर किसी फीमेल को दोबारा प्रेग्नेंट होना है, उसको वापस निकालना है कॉपर टी, तो कुछ टाइम बाद वो क्या करेगी, खुली बाहर से उसको क्लोज कर, उसको मेरी छाता भी मेरे साथ में धीरे लग रहा है, उसको बटन के थ्रू, ये बटन के थ्रू क्लोज हो जाता है, ये हो नहीं रहा है, वो खुद ही क्या करता है, उसे क्लोज किए, इस प्रकार से क्लोज करा, और क्लोज करने के बाद उसको वापस बाहर निकाल देते। ये थोड़ा जुगाड़ वाला तरीका है समझाने का आपको, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, कॉपर के बारे में पढ़िए। क्या क्या होता है इसमें से, कॉपर रिलीज होते हैं, क्या रिलीज होते हैं, कॉपर आयंस रिलीज होते हैं जो सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। मोटिलिटी यानी कि स्विम, जो स्पर्म होते हैं वो स्विम करते हैं, अच्छी खासी तैरने की शक्ति होती है उनके अंदर, उसकी मोटिलिटी को, उसके मूवमेंट को, उसके चाल चलन को रोक देते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं। सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म्स ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं एकदम अच्छी तरीके से। समझ में आ गया?
अब ये कॉपर का काम है, इंपॉर्टेंट है, सब एनसीईआरटी लाइंस है। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूटेरस। फैगोसाइटोसिस यानी क्लास 9 में पढ़ाया जाता है सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग पढ़ा होगा आपने। सेम वे में इंक्रीज फैगोसाइटोसिस यानी कि खाने की क्षमता, किस चीज की? स्पर्म को खाने की क्षमता। कहां? यूट्रस में। यानी जैसे यूट्रस में स्पर्म पहुंचेगा तुरंत स्पर्म को खा लेंगे या फिर निगल जाएंगे, खत्म कर देंगे अच्छे से। इज दैट क्लियर? पूरा समझा रहा हूं, देखिए मैं। अब हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ये जो टॉपिक है मैं थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। उससे पहले हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव समझ लेते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या है? इमरजेंसी पिल्स है। इस बहुत सारे नाम आते हैं इसको, कोई इसे आई पिल्स भी कहते हैं, ठीक है, कोई इसे U72 भी कहते हैं, I72 भी कहते हैं, कोई इसे आई पिल्स भी कहते हैं, कोई इसे इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। इफेक्टिव विद 72 आवर्स ऑफ कोइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। 72 घंटे तक ये गोली खिलानी पड़ेगी अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, नहीं होने देना है उस पर्सन को। तो कब होता है ऐसा तो अब देखो कब होता है, अभी अब समझाऊंगा, सब समझ जाओगे। सॉरी, अवॉइड प्रेगनेंसी अकर्ड ड्यू टू रेप, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर किसी का रेप हुआ है, किसी गर्ल का या किसी वुमेन का, फीमेल का, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर कोई दो पार्टनर्स थे, उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया बिना कॉन्डम्स के, और फर्टिलाइजेशन हो गया, या फर्टिलाइजेशन, ध्यान सुनिएगा मैं समझाने चाह रहा हूं। अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करा गया है या कोई रेप हुआ है, उस केस में फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए 72 आवर्स के अंदर, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसे बचाने के लिए ये इमरजेंसी पिल्स दी जाती है। आपकी एनसीईआरटी एक और बात लिखी हुई है, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस और आईयूडीज, इनका इस्तेमाल भी करा जाता है। इसके तौर पे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के तौर पर कुछ बात बता दे रहा हूं मैं आपको। तो आईयूडीज होते हैं, इनका इस्तेमाल 5 दिन के भीतर कोइटस होने के या सेक्स होने के या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होने के 5 दिन के अंदर करना पड़ता है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। ये आपको समझ में आ गया? इमरजेंसी से पता चल रहा है आपको आजकल हमारे देश में रेप के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा इस बात की, इस टॉपिक से क्लियर अच्छे से समझा रहा हूं कब इसका इस्तेमाल कहां पर होता है। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा। फिर सर्जिकल मेथड्स को हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड्स भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। हाईली इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। पुअरली रिवर्सिबल, एक बार करवा लिया तो वापस वैसा जैसे पहले थे वैसे नहीं हो सकते। आगे दो टाइप, और ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है? गैमेट जो होते हैं यानी कि मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, फीमेल गैमेट यानी कि ओवम या ओवा, उसके ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। अब कैसे रोकता है देखना। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, दो प्रकार के शब्द होते हैं। टॉमी का मतलब बायो की भाषा में रिमूवल होता है। क्या होता है? रिमूवल होता है। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी यानी कि वेस्ट डिफरेंस को हमने काट दिया, और काटते सो वेस्ट डिफरेंस की पाइप होगी, ठीक है, उसको हमने काटा बीच से और इधर गांठ बांध दी और सारे में इधर गांठ बांध दी। तभी मैंने लिखा है मेल्स में क्या होता है? दी कट, काट के और दोनों को अलग अलग बांध देते हैं, टाई वेस्ट डिफरेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी, वेस्ट डिफरेंस वैसेक्टोमी। इज दैट क्लियर? फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी। क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं? सेम चीज, जो फीमेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, यहाँ ओवरी लटके होंगे दोनों तरफ, ये यूट्रस है, नीचे वेजाइना होगा, सर्विक्स होगा, और ये क्या है? आपके दोनों, ये है आपके दोनों के दोनों फैलोपियन ट्यूब या ओविडल। इनको काट करके दोनों तरफ से और इधर उधर टाई कर देंगे। सो कटिंग डाउन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स एंड टाइंग देम, इसको हम कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी, और यहाँ वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट वैसेक्टोमी। ये मेल्स में, ये फीमेल्स में। एक चीज और लिखी है मैंने, देखिए इसकी यहाँ पे, इन फीमेल्स, या एनसीईआरटी की लाइन है, इन फीमेल्स इंसिजन यानी कट लगाया जाता है कहां पर? इज मेड इन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। एब्डोमेन में या फिर वेजाइना में कट लगाया जाता है। और मेल्स में कहां पर लगाया जाता है? मेल्स में इंसिजन बनाया जाता है छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। फीमेल्स में थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। मेल्स में छोटा इंसिजन होता है, वो भी कहां पे? स्क्रोटम। स्क्रोटम आपको पता होना चाहिए, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे टेस्टिस होते हैं। ये आपको समझ में आ गया? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आपके डाउट्स और आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं वो एकदम क्लियर हो जाए और आपको सब बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अभी रेस कर देना, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको अगर नोट्स बनाने होंगे। चलिए देखते हैं क्या समझाना चाहते हैं। ये देखिए हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ये 3 पॉइंट हैं, यही समझने हैं। क्या समझेंगे देखिए ध्यान से। जब आपका जो यूट्रस है, यूट्रस में कॉपर टी डाल दिया हमने, कॉपर टी, चलिए ऐसे लिखिए, यूट्रस है, यूट्रस में आपने कोई भी हार्मोन रिलीजिंग आयोडी डाल दिया या हार्मोन रिलीजिंग सब्सटेंस डाल दिया, उसमें से हार्मोन क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है यार? प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है।
जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तो वो कब रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन हाई अमाउंट में रिलीज, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है। तो बॉडी को ऐसा लगेगा कि वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है, और उस समय बॉडी क्या करती है, सर्विक्स का जो म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस होता है, कई सारी वुमेन्स को, फीमेल्स को पता होगा कि उनकी वेजाइना से थिक टाइप का लिक्विड बाहर आते रहता है, बहुत थिक टाइप का लिक्विड बाहर आते रहता है, उसको हम कहते हैं वेजाइना, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस। क्या कहते हैं उसको, हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। समझ पाया? तो वो म्यूकस को क्या करेगी, और ज्यादा थिक बना देगी। क्या बना देगी, और ज्यादा थिक बना देगी। थिक बनाएगी तो ज्यादा थिक होने की वजह से रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक जैसा हो जाएगा, और स्पर्म्स अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो पहला तरीका क्या है, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने से प्रेगनेंसी की जैसी फीलिंग आई और बॉडी ने सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर दिया। पूरा समझते रहना, सारा हिसाब किताब सब समझ में आएगा आपको। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा ध्यान समझिए, जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो इसके बढ़ने से बेटा एक हार्मोन होता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस पे नेगेटिव फीडबैक पड़ेगा, इस पे क्या पड़ेगा, नेगेटिव फीडबैक। इस पे नेगेटिव फीडबैक पड़ने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी दो प्रकार की होती है, एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन करते हैं, एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये भी नहीं निकलेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक पड़ा है जीएनआरएच में। दूसरी चीज, अगर ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, यानी इसका नाम ही क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल। तो किस चीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। और फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या रिलीज नहीं होगा, एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा। फीमेल का दूसरा हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा, और ई से एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो ई से इंडोमेट्रियम भी नहीं बनेगी। क्या देखिए, लाइन वाइज समझेंगे पूरा, सीधे में तुक्का नहीं मारूंगा आपके सामने। इंडोमेट्रियम भी नहीं बनेगी। आपको शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं चेक करता हूं कैमरा कहां तक व्यू है, विजिबल है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इंडोमेट्रियम भी नहीं बनेगी। इंडोमेट्रियम क्या होती है डियर, इंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वॉल। ट्रिक बताऊं याद करने की, ई यहां लिख रहा हूं, ईएमपी, ईएमपी पाथवे सुना होगा आपने, ग्लाइकोलाइसिस सुना है, नहीं सुना है? ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है, उसमें ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड में बन जाता है। सेम वे में याद करने की ट्रिक, ईएमपी। ईएमपी बोले तो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर वाली इंडो, फिर मायो, फिर पेरी। ये क्लियर हो गया आपको? ऐसे याद रखना है। तो बेबी किस बॉडी का कौन सी लेयर से आगे चिपक जाता है, इंडोमेट्रियम से। अब इंडोमेट्रियम ही तैयार नहीं है यूट्रस की, तो बेबी कैसे इंप्लांट होगा? तो क्या बोलेंगे, ये पॉइंट आ गया जो मैं आपको वहां समझा रहा था, यूट्रस बिकम्स अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन। इस वजह से पूरा समझा दिया मैंने लाइन से। अब एलएच, एलएच क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब एलएच नहीं निकलेगा तो एलएच सर्ज नहीं होगी। क्या नहीं होगी, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज कहते हैं एलएच के लेवल में बढ़ाव आता है, उछाल आता है, और उसी की वजह से एलएच सर्ज आने के 30 से 40 घंटे लगभग, या फिर आप कह सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर लगभग, या 2 दिन के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है। अब एलएच नहीं है तो एलएच बढ़ेगा कहां से, एलएच सर्ज कहां से आएगी, और एलएच सर्ज नहीं होगी तो इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग नहीं होगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, एग ही नहीं निकलेगा बाहर। ये आपको पॉइंट समझ में आ गए? मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझना, पढ़ना, नोट्स बनाना, आपको एनसीईआरटी उसके बाद दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स और इंजेक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।